बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे हिफाजत से होंगे। और जनाब आप देख ही रहे हैं कैसे कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, शदीद लहर है, हीट वेव है और जो पूरे मुल्क को अपनी लपेट में उसने लिया हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि उसके असरात जो हैं हमें पंजाब में दिखाई दे रहे हैं, लाहौर में दिखाई दे रहे हैं और सिंध में दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो कुछ इलाके हैं जहाँ के रिहायशियों को, मकीनों को बहुत एहतियात बरतनी चाहिए इस दौरान। हीट वेव ये खतरनाक किस्म की गर्मी है भाई। इसके अंदर आपको माहिरीन यही मशवरा दे रहे हैं बार बार, और हम भी आकर आपको एक रिमाइंडर देते हैं, वो ये कि बिला ज़रूरत आप घर से बाहर ना निकलें, और अगर निकलना बहुत ज़रूरी है काम के सिलसिले में तो अपने साथ एक जो गीला रुमाल या टावल है वो ज़रूर रखें, पानी की बोतल रखें, हाइड्रेटेड रहें, अपने आप को महफूज रखें। और अगर आपकी तबीयत बिगड़े तो फौरी तौर पर आप डॉक्टर के पास जाएँ, या फिर जो भी करीबी सायादार जगह है वहाँ पर आप बैठ जाएँ, थोड़ी देर के लिए अपने आप को काम डाउन करें और फिर ही अपना जो काम है उसे कंटिन्यू करें, क्योंकि जो एहतियात है वो हमेशा इलाज से बेहतर होती है। और आप जानते हैं कि चूंकि पसीना बहुत आता है और पसीने की वजह से जो जिस्म से नमकियात हैं वो खारिज हो जाती हैं, उसको बहाल रखने के लिए जो है ORS का इस्तेमाल करें, ताकि जो है आपको डॉक्टर तक ना जाना पड़े, क्योंकि आखिर में डॉक्टर भी आपकी जो वाइटल्स को चेक कर कर आपको यही सब कुछ प्रोवाइड करेगा, लेकिन फिर उस वक्त आप ऑरली उसको नहीं ले सकेंगे, वो फिर सिरिंज के थ्रू आप तक जाएगा। इसलिए ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, पहले से एहतियात करें। और हम आपको इस हवाले से पहले भी इंतबाह कर चुके हैं और हाँ, वो गाहे बगाहे टिप्स भी देते रहेंगे, रिमाइंडर्स भी देते रहेंगे। जनाब, हमने जो ईरान और US सिचुएशन है उस पर भी बात कर दी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त जो मुल्की सतह पर चीज़ है वो ये है कि बजट कब आ रहा है, 12 को भी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इस सूरत हाल पर बात करना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शंस थे, पीपल्स पार्टी को वाज़ेह पोजीशन हासिल हुई है, और अब ये सोच विचार जारी है कि किस पार्टी का वज़ीर आला होगा और किस पार्टी का गवर्नर होगा। जो बजट वाला मामला है उसकी भी बात कर लेते हैं। बजट की आमद है, हुकूमत वाज़ेह तारीख देने से ताहाल हमें गुरेज़ां दिखाई दे रही है। पहले 10 जून यानी आज बजट पेश होने का इम्कान था और हमने आपको बताया भी था। अब ये कहा जा रहा है कि 12 जून को बजट पेश किया जाएगा, जिसकी अभी कंफर्मेशन कोई नहीं है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास भी आज होने का इम्कान है। देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है। इस पर बात करनी है जी, हमें ज्वाइन कर चुके हैं शौकत पराचा साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम पराचा साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी। पराचा साहब, ये बताया जा रहा है मुख्तलिफ हलकों की जानिब से कि ये इत्तफाक हो चुका है। बजट डिले आपको क्यों लगता है? क्या गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन था उसकी वजह से डिले हुआ और जो है लीडरान अवेलेबल नहीं थे जिनके साथ बात होनी थी, या इसके अलावा भी कोई मुद्दे हैं? बहुत शुक्रिया वंस अगेन अली साहब। बात यह है कि जब हमने कर्ज लेना है, IMF की हदायत लेनी है, तो उसमें लास्ट डिच एफर्ट हुकूमत की यही होती है कि मिनिमम जो कंडीशंस हैं, शराइत हैं IMF की या उनकी जो हदायत हैं, अब वो मिनिमम कराई जाए और कुछ ना कुछ रिलीफ लिया जाए, इसमें तो कोई शक नहीं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज सिर्फ ये है कि 10 को ही नहीं था, बल्कि पहले तो 5 को था कि 5 को बजट शुरू होगा, फिर वो 5 की बजाय 10 आया और अब 12 का तो खैर कहा जा रहा है, क्योंकि मरकज जो है वो NFC अवार्ड जो 7th था 2010 में हुआ, उसमें मरकज के पास 43% डिविजिबल पूल से पैसे आते हैं और 57% सूबों के पास जाते हैं। इन 16 सालों में फेडरल गवर्नमेंट की ये शिकायत रही कि रिसोर्सेज सूबे ले जाते हैं और दो बहुत ज़्यादा ऐसे वो हेड्स हैं जिनमें मरकज को ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। नंबर 1 कि डिफेंस बजट मरकज बनाता है, लेकिन डिफेंस तो सूबों का भी इक्वली होता है। दूसरा जो है वो डेट सर्विसिंग है, अगेन उधार जो है बैरून मुल्क को मरकज वापस करता है, कर्ज तो सूबों में डेवलपमेंट के लिए भी जाता है। तो पहले तो ये चलता रहा कि जी ये डिविजिबल पूल में जो शेयर है सूबों के वो कम किए जाएं और मरकज के बढ़ाए जाएं, लेकिन अब एक नोवल आइडिया आया है कि 1700 अरब रुपए अब सूबे देंगे मरकज को, ये मरकज के मामला चलाने के लिए। उसमें अब पंजाब में तो PMLN की हुकूमत है, वो तो इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन
सिंध के हवाले से। इसी पर मैं आ रही थी दूसरा पराचा साहब कि जिस तरह से आपने कहा कि पीएमएलएन की अपनी हुकूमत है और पंजाब जो है वफाक को अग्री हो गया है 570 अरब रुपए की जो बड़ी कंसेशन है, जो रियायत है मालियाती, वो देने पर, बाकी जो दीगर सूबे हैं क्या वो भी इस पर मुत्तफिक हो जाएंगे? बज़ाहिर तो यही कहा जा रहा है कि सूबे और वफाक जो हैं वो मुत्तफिक हैं और अब जो बजट की मंजूरी की राह में जो रुकावट थी वो ख़त्म हो गई। क्या ऐसा वाकई है? सूबा सिंध दूसरा बड़ा सूबा है और दूसरा बड़ा रेसिपिएंट ऑफ डिविजिबल पूल है। तो ये जो मामला कल परसों से वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई सदर आसिफ अली जरदारी साहब से, उधर से भी उनके रहनुमा भी थे, उधर से उनके रहनुमा भी थे, फिर डार साहब ने भी रात को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावर भुट्टो जरदारी साहब से बात की। तो इससे लगता यही है कि सिंध भी राजी हो गया और बलूचिस्तान में चूंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो अगर पीपल्स पार्टी राजी हुई है तो बलूचिस्तान में भी जो थोड़ा बहुत बनेगा। द रियल इशू विल बी ऑफ केपी कि क्या केपी देने पे राजी है या नहीं। अच्छा, इसमें ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये नहीं होगा कि सूबे को चेक बनाकर जमा करवाएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। रादर जो फेडरल गवर्नमेंट पैसा रिलीज करती है फॉर द प्रोविंसेस, एट सोर्स वही काट लिया जाएगा, जैसे हमारी और आपकी सैलरी काट ली जाती है और सैलरी में से जो वो जो टैक्स कट जाता है आप और हमारी सैलरी में, क्योंकि सैलरीड क्लास 600 अरब रुपए का टैक्स दे रहा है। ये जितने दुकानदार, कारोबारी हजरात, इंपोर्टर एक्सपोर्टर, बड़े बड़े नाम है जिनको ट्रॉफीज मिलती हैं, वो तो 200 अरब रुपया टैक्स देते हैं। इसी तरह सूबों को जो पैसा जाना होता है उसमें से एट सोर्स काट लिया जाएगा। ये कोई नोवल सा अरेंजमेंट हुआ है और देखते हैं कि ये एनएफसी अवार्ड की एक जो मुतबादिल शक्ल आई है कि जिसमें मरकज को फंड की फराहमी सूबे इंश्योर करें, क्योंकि पहले आईएमएफ की कंडीशन थी कि सूबों को सरप्लस बजट दिखाना पड़ता है। अब अगर सूबे 500, 600, 400, 300, 200 अरब रुपए मरकज को देंगे तो वो अपना सरप्लस बजट कैसे दिखा सकेंगे। ये एक नोवल आइडिया है जिसपे लगता है कि अब अमल दरामद हो जाएगा। बिल्कुल। तो फिर शौकत पराचा साहब, ये 1700 अरब पूरा कैसे होगा बाकी सूबों से? देखिए, जो मैं अगर आपका सवाल सही समझाऊं, 1700 अरब का मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया कि मरकज जब 43% पे आया है तो फेडरल गवर्नमेंट समझती है कि सूबे ज्यादा पैसे वसूल कर गए कंसोलिडेटेड जो फंड है डिविजिबल पूल का, और मरकज के पास कम रह गया। मरकज कहता है कि जब हम मुल्क के डिफेंस बजट की बात करते हैं तो उसमें केपी का डिफेंस भी उतना ही है जितना इस्लामाबाद का है, उसमें सिंध का डिफेंस भी उतना है जितना इस्लामाबाद का है, उसमें पंजाब और बलूचिस्तान का भी उतना ही है जितना इस्लामाबाद का है। तो व्हाई नॉट के प्रोविंसेस कंट्रीब्यूट फॉर द डिफेंस बजट। नंबर 2, जो डेट सर्विसिंग है, जो सबसे ज्यादा है बजट में, जब फिगर आता है पिछले कई सालों से ये पैटर्न आ रहा है, अभी तो खैर जब आएगा तो पता चलेगा कि डेट सर्विसिंग में कितना पैसा रखा जा रहा है। तो चूंकि मरकज कर्जा लेकर डेवलपमेंट स्कीम्स चलाता है सूबों में, मसलन ईपीआई है, जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, वो जाहिर है बाहर से मिलता है, बीआईएसपी के लिए मिलता है, लोन मिलता है बाहर से, वर्ल्ड बैंक का ताउन मिलता है, तो वो सूबों में ही तकसीम होता है। मरकज की आबादी तो 3 सीटों की है, कौमी असेंबली की 3 सीटें इस्लामाबाद की, बाकी तो 336 में से 333 सूबों में है ना। तो मरकज कहता है कि जब हम कर्ज लेकर बाहर से आपकी डेवलपमेंट स्कीम में पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं तो फिर सूबे भी उस डेट सर्विसिंग में अपना हिस्सा डालें। ये 2 बड़ी जो हेड्स हैं जिनमें सूबे कंट्रीब्यूट करेंगे अब मरकज के लिए। ठीक है। अच्छा, ठीक है पराचा साहब, इस पर देखते हैं कि क्या डिसाइड हो पाता है कि नहीं। जिस तरीके से पंजाब ने ऑलरेडी कह दिया है 15,000 अरब रुपए का टारगेट, और सर शरह नमू का जो हदफ है वो 4% रखने का जो तखमीना है लगाया गया है, पहले जो था वो 4.2 था, वो अचीव नहीं हो सका था और अब ये 4 पर आ गया है। तो क्या ये अचीवेबल होगा? लगता तो नहीं है, क्योंकि ना पहले जब अचीव नहीं हुआ, पहले भी बड़ा एम्बिशियस सा प्रोग्राम रख दिया जाता है
कि हमारी जीडीपी इतनी हो जाएगी, हमारी जो इनकम है इतनी हो जाएगी, हम एजुकेशन में इतना स्पेंड करेंगे, हेल्थ में इतना स्पेंड करेंगे। पीएसडीपी आपको मालूम है पिछले साल भी काट दिया था, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि इनफैक्ट इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे खर्च होते हैं। अभी भी कोई 1100 से 1200 अरब रुपया रखा गया है, लेकिन 1126 अरब रुपए। और ऐसे ही ना इधर उधर और पैसे जब आपको देना पड़ते हैं तो फिर कट कहाँ होता है। आप डिफेंस बजट कट नहीं कर सकते, आप पेंशन वाला कट नहीं कर सकते, आप जो डेट सर्विसिंग है कट नहीं कर सकते, जो आपने डेट रिपेमेंट करनी है इन अदर बिगर हेड, जैसे अभी यूएई को रोल ओवर उन्होंने कहा नहीं करते तो वापस करना पड़ गया और सऊदी अरब ने वो आपको जमा करवा दिया। जब इस तरह के पैसे जब देना पड़ते हैं तो फिर कहाँ कट आता है, वो पीएसडी पे कट आ जाता है। इसलिए आपने बजट दिखा दिया कि हम इतना इनकम लेंगे, लेकिन वो भी कभी पूरी इनकम नहीं हुआ करती। तो एस्टिमेट्स हम बना लेते हैं, हर साल यही होता है, एम्बिशियस एस्टिमेट्स होते हैं। तो पराशर साहब, ये एस्टिमेट जो पिछले 2 साल से भी पूरे नहीं हुए, अमूमन क्या करते हैं? अमूमन हुकूमत को बेहतर दिखाते हैं, जिसकी वजह से जानबूझकर एस्टिमेट ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि गैर मुल्की इदारे तो आपको बता रहे हैं कि 3.5 से ऊपर ग्रोथ होने नहीं वाली है। बजट फिगर निकाले ना अगर आप, और अभी वो जो आएगा सर्वे जो आएगा बजट से पहले आता है, उस सर्वे में कुछ फैक्ट्स होते हैं। तो फैक्ट्स क्या होते हैं कि जो बहुत पोटेंशियल एरियाज हैं, मसलन बात मैं आपको प्राइवेटाइजेशन की कर, हर साल लिखा जाता है कि इतने यूनिट हम प्राइवेटाइज करेंगे, यही पीआईए है, यानी हर साल को 10 सालों से हम सुनते रहे पीआईए प्राइवेटाइज होगी। अब आकर हुआ पीआईए प्राइवेटाइज, और उसमें भी हुकूमत को जो पैसे मिले, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि एक मजाक सा हो गया कि 8 अरब रुपए में जो है वो पीआईए जो है वो बिक गई, क्योंकि जो बाकी जितने पीआईए के ऊपर जो कर्जे वर्जे थे वो भी तो हुकूमत नहीं देने थे, वो कौन सी पार्टी ने देने थे, जिस पार्टी ने ये खरीदा है। इसलिए ये एम्बिशियस जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इसलिए एक लफ्ज यूज किया जाता है आदादो शुमार का गोरख धंधा। ये आदादो शुमार के गोरख धंधे में हर साल फंसाकर ऐसा पेंट किया जाता है कि हमने तारीख का बहुत ही अच्छा बजट और शानदार बजट पेश तो किया। पराशर साहब, चले ये आदादो शुमार के गोरख धंधे में फिर आम आदमी के लिए कोई रिलीफ की कोई तवक्को वो ना ही करे, क्योंकि ये सब तो कागजी कार्रवाई है और ये सब कुछ ऐसे ही चलना है, ये फिगर्स ऊपर नीचे करते रहेंगे और वो आपने कहा कि वो उसी तरीके से पेश भी होते रहेंगे। आम आदमी के लिए मसलन अब तो हर हफ्ते बजट आता है, यानी जैसे आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं वो बजट ही होता है। हमारा बजट अपसेट हो जाता है, हुकूमत अपना बैलेंस कर लेती है कि जी हमने आलमी मंडी से इतने भाव खरीदा था और इसलिए 4 रुपए हम कम कर रहे हैं, और जब बढ़ाने का होता है तो 80 रुपए बढ़ा देते हैं, वो 100 रुपए बढ़ा देते हैं, क्योंकि जी वो आलमी मार्केट में सडन महंगा हो गया है। इसलिए दुनिया भर में पता नहीं इतनी रेशो से बढ़ा है जितना पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट बढ़ाई गई हैं। दूसरी बात यह है कि चूंकि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा है, फिर पाकिस्तान ने पिछले साल एक जंग का सामना किया जो कि कामयाब दिफा पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने करके दिखाया। तो इन खतरात के पेश नज़र ये भी एक लॉजिकल बनता है कि वो जो कुछ भी चाहिए मुल्क की दिफा के लिए वो मुहैया किया जाए, लेकिन वो जाएगा कहाँ से? मसलन मैंने अभी पीएसडीपी की बात की थी कि पीएसडीपी से होता क्या है, नाम तो है ना कि सड़क बनानी है, लेकिन उस सड़क पे एलाइड इंडस्ट्री जो है वो प्रॉप अप होती है। एक मोटरवे आप बना रहे हैं, फर्ज किया, उसमें स्टील इंडस्ट्री चलेगी, उसमें सीमेंट इंडस्ट्री चलेगी, उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, उसमें जो जहाँ ये मोटरवे बनेगी वो पूरी डेवलपमेंट होगी जिसमें लोगों में खुशहाली आएगी। लेकिन अगर आपका पीएसडी कट जाएगा, आपका पीएसडी आधा रह जाएगा, तो ये सारी ना एलाइड इंडस्ट्री प्रॉप अप होगी, ना रोजगार की फराहमी आएगी, लोगों की कैपेसिटी होगी परचेज, तो लोग फिर पाकिस्तान में रिसाइकलिंग ऑफ मनी होगी, इकोनॉमी मईशत का पहिया चलेगा। जब लोगों में परचेज पावर ही नहीं रहेगी,
दो वजूहात की वजह से। एक तो प्राइसेस बढ़ गई, कह दिया पेट्रोल बढ़ गया तो हर चीज बढ़ गई, और दूसरा फैक्टर ये होता है कि फिर जो आपकी एम्प्लॉयमेंट उस रेशो से जनरेट राइट। नहीं हो रही जिस रेशो से आपकी चीजें महंगी हो रही हैं, तो फिर परचेज पावर पॉकेट जो है वो अफोर्ड नहीं करती, तो वो रिसाइकलिंग या मार्केट में इकोनॉमी का पहिया नहीं घूमता। इसलिए ये चीजें सारी रिलेटेड हैं आपस में। बिल्कुल। आपके मुल्क में स्पेंडिंग हो, आपका पीएसडीपी चले, आपके यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, वो कंस्ट्रक्शन में हो, वो बरामदात में हो, वो आपकी जिस फॉर्म में भी हो, वो चलता रहे। लेकिन ये जो जंगों का माहौल बना, इसमें मसलन एक्सपोर्ट पे 20-25 साल हो गए। जब वॉर ऑन टेरर पाकिस्तान लड़ रहा था तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पे उसे कहते थे वार सरचार्ज लग गया। वार सरचार्ज का मतलब है कि आपकी जितनी शिपमेंट आ जा रही हैं उस पे एडिशनल वो रिस्क आ गया, एक खतरनाक मुल्क का जहाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है, तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स महंगी हो जाती हैं, वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहती। जीएसपी प्लस यूरोपियन यूनियन ने दिया तो कुछ जाकर पाकिस्तान को रिलीफ मिला। अब अगले साल जब हम ये बात कर रहे हैं, 8 अरब जो डॉलर है वो जीएसपी से पाकिस्तान को फायदा हुआ है। और अभी यूरोपियन यूनियन की नायब सदर काया कालिस साहिबा कह रही थी कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो यूरोपियन यूनियन में ज्यादा है एज कम्पेयर टू बोथ चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट। जीएसपी प्लस का अगले साल रिव्यू होना है। पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए हुकूमत को कि जो भी हो इस जीएसपी को कंटिन्यू करवाएं, क्योंकि जीएसपी से पाकिस्तान को फायदा हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पराशर साहब। हम बात कर रहे थे कि इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है, पाकिस्तान में जो बजट पेश होने वाला है उस पर बात की गई है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं उनका जिक्र करना आपको दुख ज़रूर पहुंचाता है, अफसोसनाक वाक़े होते हैं, पर उनका जिक्र करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि वो एक चेंज की इंडिकेशन कर रहे होते हैं कि वो चेंज आना माशरे में बहुत बहुत ज़रूरी है। अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करते हैं। एक और हवा की बेटी गैर इंसानी सलूक की भेंट चढ़ गई है। शहर कायद की 18 साला मिसबा अपने ही शौहर के वहशाना तशद्दुद का निशाना बन गई और मिसबा का जिस्म और मुँह लहूलुहान कर दिया गया। सर पर पेचकस घुसा दिया गया, ज़ख्म पर नमक डाला गया, चाय की पत्ती डाली गई और दर्द में मुब्तला मिसबा को मज़ीद दर्द दिया गया। मिसबा पर एक एक लम्हा क़यामत ढाता रहा, मगर शहरियार नामी दरिंदा उसको रहम नहीं आया। मिसबा तड़पती रही, कोई मदद को ना आया और उसने सिसक सिसक के जान दे दी। मदद को आता भी कोई कैसे, क्योंकि शहरियार नामी दरिंदा सिर्फ इंसान जो था वो बासर था और लड़की के अहले खाना को धमकियां भी देता रहा है कि अगर कोई बोला या कुछ भी किया तो जान से मार देगा। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इन दरिंदा सिफ्त लोगों को किसकी पुष्पनाई हासिल होती है, कौन कर रहा होता है इनकी पुष्पनाई और कौन है जिसके सर पर ये धमकियां लगा रहे होते हैं। एग्जैक्टली मिसबा को शहरियार ने पहले अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने के बाद उससे शादी कर ली और सरजानी पुलिस के मुताबिक लड़की की मां ने पोस्टमार्टम होने दिया और ना ही वो कानूनी कार्रवाई कराना चाहती है। लड़की पर तशद्दुद का वाक़या मलीर में पेश आया। डीआईजी वेस्ट की हिदायत के बाद मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू की। उन्होंने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि सिंध हुकूमत ऐसे किसी वाक़े को बर्दाश्त नहीं करेगी। वरसा की जानिब से पोस्टमार्टम के लिए ताउन नहीं किया जा रहा। 3 दिन इंतज़ार के बाद कार्रवाई की जाएगी। मज़ीद इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लेकिन हम बस अब ये वो टाइम आ गया जिसमें दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला सबकी बहन बेटियों को महफूज रखे, ख़ास तौर पर ऐसे दरिंदों से जो उनके साथ ही उनके घरों में भी रहते हैं। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। जी कुछ बात कर लेते हैं ईरान यूएस वॉर की। एक बार फिर से खित्ते में कशीदगी बढ़ने लगी है। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले सामने आ रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर जो अमेरिकी फ़ौज है उन्होंने ईरान पर हमले किए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी अमेरिकी फ़ौजी हेलीकॉप्टर जो है वो मार गिराने के जवाब में ये अटैक किए गए। सेंटकॉम हुकाम ये बता रहे हैं। सिचुएशन जा किस तरफ रही है और हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि किस तरफ जाएगी, इस पर हमने ज़रा बात करनी है और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती
साहब दिफाई तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, जिस तरीके से ये कशीदगी एक बार फिर से खित्ते में बढ़ना शुरू हो गई है, एक तरफ बात की जा रही थी कि शायद पिछले हफ्ते में या इस हफ्ते में जो मुज़ाकरात हैं या जो मुआहिदा है, जो डील है, वो लॉक हो जाएगी, और उसके बाद की सिचुएशन हमारे सामने ही है। हर दिन एक नई डेवलपमेंट हो रही है और वो डेवलपमेंट कुछ अच्छी नहीं है। क्या कहेंगे आप? जी, बहुत शुक्रिया हिना और अली, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये जो जंग थी जिसको हम देखते आए, तकरीबन 37 से 38 दिन जंग चली, वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अमेरिका के लिए तो ख़ास तौर पर हासिल नहीं कर सकी और ना इसराइल के लिए हासिल कर सकी, क्योंकि जब आप जंग मुसल्लत करते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं। इनिशिएटिव होता है, सरप्राइज होता है, टाइमिंग्स होते हैं, इंटेंसिटी आपके हक में होती है, शॉक्स एंड सरप्राइज इफेक्ट आपके पास होता है। लेकिन जब आप मिलिट्री में वो ऑब्जेक्टिव ना हासिल कर सकें तो वो जब डिप्लोमेसी एक्शन में आती है तो वो आपको एडवांटेजेस में कन्वर्ट नहीं कर पा के देती। यही यहाँ पे हो रहा है कि मिलिटरीली अमेरिकन प्रेसिडेंट बैक बाय इजराइल वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं हासिल कर पाए। अब जब वो अमन की तरफ जाना चाहते हैं तो इजराइल का प्रेशर अप्लाई हो जाता है और इजराइल चाहता है कि ऐसी कोई सीज फायर ना की जाए जिस पर कंप्लीट उनकी क़यादत को, उनके न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को, उनकी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को एलिमिनेट ना किया जाए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को इस वक्त फेस सेविंग चाहिए। सबसे बड़ी मिलिट्री आज भी है, सुपर पावर भी है, लेकिन जब आप वो ना हासिल कर सकें तो आप एक सेफ पैसेज या फेस सेविंग ढूंढते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो ही उन पर ये इंप्रेशन थोपा जाता है खासतौर पर ज़ायनिस्ट मीडिया की तरफ से कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इस तरह की डील से तो अच्छा है अमेरिका या प्रेसिडेंट डील करे ही ना, तो फिर वो बैक ऑफ करते हैं और फिर एक ऐसी पोस्टिंग दिखाते हैं या दिखाना चाहते हैं कि लोगों को ये बिलीव हो कि मैं पोजीशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज से नहीं कर रहा, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कर रहा हूँ। तो ये आई थिंक उसकी अब रेस है। जंग शुरू होने की कैपेसिटी जरूर है अमेरिका की, मैं रिपीटेडली कहता आया हूँ, लेकिन जंग शुरू करने की उनकी लॉजिक खत्म हो चुकी है कि जंग से वो हासिल नहीं कर पाए। 10 दिन और कर लेंगे खुदा ना खास्ता तो फिर भी यहीं पे होंगे हम, इसी तरह हम बात कर रहे होंगे। अच्छा खालिद साहब, ये जो अपाची हेलीकॉप्टर का मामला है, ये गिराने के मामले पर ईरान तो बैकफुट पर है कि हमने हमला नहीं किया है, ये हमने नहीं गिराया है, और दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि अगर हेलीकॉप्टर गिरता तो जो दोनों पायलट बच गए हैं इसमें, जिसकी तस्दीक डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कर रहे हैं, वो मुमकिन ना हो पाता। आपका फ़ज़ाइये से ताल्लुक़ है, तो आप क्या कहेंगे इस मामले में? जी अली, देखिए, ये जो हेलीकॉप्टर है एक्सपेंसिव भी है और बड़ा रोबस्ट भी है, अपाची हेलीकॉप्टर। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स के अंदर इजेक्शन सीट्स नहीं होती जैसे उनके F-15 में थी और पायलट इजेक्ट कर गए थे, आपको याद होगा, जिसको रेस्क्यू किया गया था बाद में। तो इसको जो लैंड कर जाने का मतलब, ये लैंड किया होगा तो पायलट बचे होंगे, चाहे वो हिट हुआ हो सिर्फ, और जैसे इनका F-35 हिट हुआ था पहले और वो लैंड कर गया, इसी तरह पॉसिबिलिटी है कि ये हिट हुआ और लैंड कर गया हो। जिसको वो कह रहे हैं तबाह होना, हो सकता है इस कैटेगरी का हो जिसको तबाह होना, तब हम कहते हैं कि लैंड तो कर पाए लेकिन रिकवरेबल ना हो, यानी इकोनॉमिकली वायबल ना हो उसको रिपेयर करना। ये एक बात। दूसरी बात, आजकल हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ज्यादा इस वक्त जो शो स्पॉइलर है इसके अंदर वो इजराइल है। जब ईरान, ज़ाहिर ईरान क्रेडिट लेना चाहेगा अगर उसने टारगेटिंग की है, बहुत ज़्यादा उसने रिटेलिएशन की थी इसराइल के खिलाफ भी 2-3 दिन पहले, और याद होगा कि उसने कहा था कि हमने बदला लिया है जो हिजबुल्लाह पर हमले किए जा रहे हैं या सीज फायर की वायलेशन हो रही है। तो यहाँ पे हमें नहीं भूलना चाहिए कि विद इन ईरान भी, आपको याद होगा कि पिछली जून 2025 की जंग में विद इन इजराइल भी इनके ड्रोन्स फायर किए गए थे जो इजराइल स्पॉन्सर्ड और लॉन्च थे, और उनकी हाइडिंग्स थी विद इन इजराइल सॉइल, ईरानी सॉइल, और वहां पे उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम को नॉकआउट किया था। उस वक्त इन्होंने बड़ी क्लिनजिंग की थी और इजराइल एजेंट्स को ढूंढ कर मारा था। तो ये नहीं भूलना चाहिए कि इराक के अंदर भी प्रॉक्सी है इजराइल की, बहुत सारी नेबर कंट्रीज में उनकी प्रेजेंस मौजूद है, यूएई में अब रिपोर्टेडली है और वो मान भी गए हैं कि वहां पे मौजूद है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शो स्पॉइलर के तौर पर इजराइल ऐसी हरकत कर रहा हो जिसके अंदर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया जाए और जाहिर ऐसी जगह पर फिर ले जाया जाए मुज़ाकरात को, या प्रेसिडेंट ट्रंप को पर्सनली भी गुस्सा दिलाया जाए कि मैं अच्छा जेस्चर दिखाता हूँ रोजाना की बुनियाद पर, लेकिन ईरान जो है वो डील नहीं करना चाहता। तो आई थिंक वो माहौल खराब करने की भी एक पॉसिबिलिटी है। सही है, लेकिन खालिद साहब, जो कुछ भी इजराइल कर रहा है वो अमेरिका की सपोर्ट के बगैर नहीं कर सकता है। जो सदर ट्रंप की सपोर्ट के बगैर ये इस तरह के अटैक्स भी नहीं हो सकते। और जिस तरह से हम कह रहे हैं, शुरू से ही हम कह रहे हैं कि शो स्पॉइलर इजराइल ही है, और जिस तरीके से वो पूरी जो मुज़ाकरात हुए पहले भी, जैसे वो इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने होस्ट किए, उसके बाद की जो सिचुएशन बनती रही और अब की जो बन रही है, तो इसके पीछे अगर इनको सपोर्ट है
प्रेसिडेंट ट्रंप की, तो उनकी क्या स्ट्रेटजी है? क्या पहले तो ये लग रहा था कि मिड टर्म इलेक्शन से पहले वो किसी ना किसी किस्म का एक मुआहिदा करना ज़रूर चाहते हैं, भले ही वो देर पा ना हो, लेकिन वो ये करना चाहते हैं ताकि वो साबित कर सके कि ये जो जंग है वो उन्होंने खुद से रुकवा दी है। लेकिन अब ये ऐसा महसूस हो रहा है शायद वो मिड टर्म इलेक्शन तक इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। स्ट्रेटजी बेसिकली है क्या? है ना, देखिए अब जो सिंकिंग शिप होता है ना, हर एक उससे जंप आउट करना चाहता है। प्रेसिडेंट ट्रंप जितना भी लॉयल्टी रखते हो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ, लेकिन उनको क्लियर है कि उसके साथ देने की कीमत क्या है। देखिए, कीमत आप उस वक्त तक देते हैं जब तक आपको पब्लिक सपोर्ट करे, आपकी अप्रूवल रेटिंग ना गिरे, जब तक उसमें आप बेनिफिट लोगों को दिखा सकें, एक वॉर ट्रॉफी दिखा सकें जीत कर बाद में, तो पब्लिक ओपिनियन आपके साथ रहती है। ना इनके पास अभी तक वॉर ट्रॉफी है, ना इकोनॉमी ठीक हो रही है, ऑयल प्राइसेस हर अमेरिकन पे कर रहा है, हालांकि अमेरिका के पास दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व्स हैं, वो रिलीज कर रहा है बहुत मैसिव ऑयल की क्वांटिटीज मार्केट में फ्लोट कर रहा है ताकि स्टेबल रहे मार्केट में। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप को ये रियलाइज करना है कि उसकी वो प्राइस नेतन्याहू को सपोर्ट करने की पहले तो उन्होंने दी है। वो पहले सदर है जो 47 सालों में कन्विंस हो पाए हैं कि ईरान पर हमला करना चाहिए। हर जितने से दूर आए, नेतन्याहू ने एक बयान दिया है कि मेरी ख्वाहिश थी या मेरा ड्रीम था कि ईरान पर हमला हो। तो कोई उनको ऐसा प्रेसिडेंट नहीं मिलेगा जो 7 महीने या 8 महीने बाद दोबारा हमलावर हो गया होगा ईरान पर। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने रियलाइज किया है कि मुझे वेनेजुएला प्लस कह के यहाँ पे धकेला गया, उसके बाद वो टेक होम नहीं हुए रिजल्ट। अब उनको रियलाइज हुआ है कि वो बहुत ज्यादा कीमत इकोनॉमिक फ्रंट पर, डोमेस्टिक फ्रंट पर, इलेक्टोरल फ्रंट पर और वर्ल्ड ओपिनियन के पॉइंट से बहुत ज्यादा कीमत दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खालिद साहब। और ये चीज हमें इस तरह भी पता चलती है कि 2020 में कासिम सुलेमानी पर जब हमला किया गया वो कामयाब रहा, फिर साइंसदानों को निशाना बनाया गया, वो कामयाबी से निशाना बनाया गया। अब जो बहुत सारे गैजेट्स थे वो फटना शुरू हो गए इसराइली जो कार्रवाइयों में। तो फिर ये इंडिकेशंस थी कि इनकी जो अब रजीम चेंज की कोशिश थी वो भी कामयाब रहेगी, जो इन्होंने करने की यहाँ पर कोशिश की, जिसकी वजह से लोअर किया गया डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर और वेनेजुएला 2 करने की कोशिश की गई। लेकिन आप क्या सोचते हैं? लोगों के जहनों में अभी तक ये है कि अमेरिका इसराइल के साथ है, लेकिन वो जो बात अमेरिका कहेगा इसराइल मानेगा, लेकिन इसराइल इंडिपेंडेंटली भी अपने फैसले ले सकता है। जी देखिए, लेकिन इजराइल को ये कीमत पता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और हैना भी जिस तरफ इशारा कर रही थी कि इजराइल लोन शायद ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं उतरेगा, क्योंकि जाहिर है अगर अमेरिका निकल जाता है या अमेरिका रिटेलिएशन नहीं करता इजराइल के साथ मिलके, तो इजराइल अकेला शायद सस्टेन ना कर पाए। वो इसलिए कि ईरान का जो लॉसेस हैं वो तो हो चुके हैं, डैमेज हो चुका है, लीडरशिप एलिमिनेट हो चुकी, 49 इस दफा शहीद किए गए, 37 लीडर पहले शहीद किए गए, 19 न्यूक्लियर साइंटिस्ट शहीद किए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि एक जनरल को अगर आप एलिमिनेट करते हैं तो आप डॉक्ट्रिन नहीं एलिमिनेट कर सकते। जब आप एक लीडर को शहीद करते हैं तो आपके फॉलोअर्स को नहीं मार सकते आप। तो ये सर्वाइव रहता है, करता है। तो आई थिंक स्टैंड अलोन आपकी बात ठीक है, इजराइल सस्टेन नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ा एक इम्तिहान प्रेसिडेंट ट्रंप का है ही यही कि अगर वो इजराइल को होल्ड बैक कर सकते हैं तो लोग मानेंगे कि इनकी रिट थी, वरना लोगों को और आप जैसे और मुझ जैसे और आपके व्यूअर्स को ये यकीन हो जाएगा कि असल में सारा नेतन्याहू ड्राइविंग सीट पर है, प्रेसिडेंट ट्रंप हॉस्टेज बने हुए हैं। इसीलिए दोनों के दरमियान इस वक्त मुकाबला चल रहा है कि किसकी रिट है। आपने देखा नेतन्याहू ने वायलेशन की है, लेबनान पर भी हमला किया है, ईरान पर भी किया है। वो ये साबित करने के लिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप करें या ना करें डिसीजन मेकिंग या ड्राइविंग सीट पे मैं हूं। जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप आपने देखा है कि वो साबित करने में लगे हुए हैं, जो कि करना पड़ेगा उनको, कि ड्राइविंग सीट पर मैं हूं, ना कि मैं हॉस्टेज हूं नेतन्याहू के फैसलों का। तो दोनों में इस वक्त ये चल रहा है। राइट बहुत बहुत शुक्रिया। एक कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। ईरान यूएस वॉर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जिसमें स्पॉइलर जो इसराइल है वो अपना किरदार अदा कर रहा है। देखते हैं कि वो अमन मुआहिदा जो दोनों फरीकैन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि पूरे रीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कब तक हो पाता है, हो पाता भी है या नहीं, और सिचुएशन मजीद कशीदगी की तरफ जाती है। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। शदीद मौसम की बात करते हैं। इब्तिदा में भी हमने बात की, शो के आगाज़ में भी, और हमने खुद से भी तजावीज़ आपको देने की कोशिश की है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी तजावीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई एक एक्सपर्ट आपको बताए कि इस मौसम में इसका जो डायरेक्ट असर होता है आपकी बॉडी में, उसको किस तरह से रिफ्यूट किया जा सकता है। तो सेहत और रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लिक़ कुछ टिप्स आपको देंगे इस सेगमेंट में। शदीद गर्मी की लहरें हैं जिन्हें हीट वेव कहा जाता है, हमारे खित्ते में तेज़ी से बढ़ रही हैं और उनके असरात इंसानी सेहत पर नुमाया तौर पर महसूस किए जा रहे हैं। ईशल साकिब हमारे साथ मौजूद है, माहिर ग़िज़ाई। था ईशल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बताइएगा, आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक।
अच्छा ईशल, ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा इस मौसम में जो होता है वो हीट स्ट्रोक का आपको खदशा होता है, आपके जिस्म पर टोल आता है हीट को मुसलसल बर्दाश्त करने की वजह से, और इसके अलावा जो पसीना आपके जिस्म से खारिज होता है उससे नमकियात बहुत सारी आपके जिस्म से निकल जाती है। क्या कुछ खाना चाहिए जिससे आप जो है अपने आप को मेंटेन रख सकें? अच्छा बिल्कुल, समर्स में क्या होता है कि हमारे बहुत एक्सेसिव जो है स्वेटिंग हो रही होती है। एट टाइम्स हमें पता भी नहीं होता कि स्वेटिंग भी रुक जाती है और हमारी बॉडी फर्दर डिहाइड्रेट हो रही होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी कंडीशंस आती हैं। ऑब्वियसली स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होती है, या फिर हमें पता नहीं लगता, हम फेंट होने लग जाते हैं। एट टाइम स्कूल्स में बच्चे फेंट होते हैं, पता नहीं होता ये डिहाइड्रेशन की वजह से, या वॉमिटिंग, नॉजिया और इस तरह की कंडीशंस बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होती है समर्स में। तो उस पर डाइट फूल होता है, और इस उसको आपने पीना भी है, लेकिन आपको इस तरह की गिलन यानी तरबूज हो सकता है, राइट। अच्छा ईशल, थोड़ा सा ठीक तरीके से हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। मेलेट में पानी का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, यानी कि बुरा जो है पीना चाहिए। जी जी ईशल, आई होप दैट्स क्लियर नाउ। जी जी जी, अब आप प्लीज कंटिन्यू करें। बिल्कुल। जी जी ईशल, अब आप जो है वो भी कंज्यूम कर सकते हैं। खरबूजा जो है उसमें भी वाटर का कंटेंट बहुत हाई होता है। जी आप कंटिन्यू वाटर कंटेंट, आर यू एबल टू लिसन टू मी? और जी जी बिल्कुल। ओके, मेलन में वाटर का कंटेंट बहुत हाई होता है। उसके बाद क्यूकम्बर है, जो खीरा है, सैलेड में आप वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बल्कि समर्स में हमें ये चाहिए कि रॉ सैलेड का कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करें, बिकॉज उसमें पानी का कंटेंट अच्छा होता है। ठीक है। और वाटर ही हमें चाहिए कि हम इस तरह की डाइटरी इनटेक करें जिसमें पानी का ज़्यादा इनपुट हो और पानी ज़्यादा हो, हाइड्रेटिंग ज़्यादा हो। उसके अलावा अगर बात की जाए वेजिटेबल्स की, तो टमेटोज बहुत अच्छा सोर्स है वाटर का, वो भी अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें। कोशिश करें वो सन ड्राइड ना हो या ड्राइड नहीं हो, आप उन्हें रॉ फॉर्म में भी ले सकते हैं। वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, और ये आपको अच्छी हाइड्रेशन भी देता है। उसके अलावा एक और चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे ट्रेडिशनल जो है खानों में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, दैट इज़ लस्सी, बटर मिल्क। वो भी हम कंज्यूम कर सकते हैं, वो बहुत इफेक्टिव है, स्पेशली जब आपको इस तरह हो जाए कि बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग हो गई है और आपकी बॉडी से सारे सॉल्ट्स वगैरह ऑब्वियसली रिलीज हो गए होते हैं, बॉडी में इनफ हाइड्रेशन नहीं होती। तो इस तरह की फॉर्म में लस्सी को कंज्यूम करना कैन बी वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि वो फौरन से आपकी एनर्जी लेवल को रिस्टोर करता है। स्पेशली लस्सी और बटर मिल्क दोनों जो है घर पे बनाए जाते हैं, वो दोनों आप कंज्यूम कर सकते हैं। वो क्या होता है कि एनर्जी को स्लोली ब्रेक डाउन करता है और आपको बहुत अच्छी हाइड्रेशन देता है। प्लस जो लोग फेंट हो जाते हैं या जिनके बहुत ज़्यादा इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं समर्स में, वो ये इसको ख़त्म करता है। राइट। और ईशल, एक चीज़ ये कि इज़ इट कॉमन कि गर्मियों में ख़ासतौर पर इस वेदर में हमें भूख नहीं लग रही होती, तो हम इस तरह की चीज़ें, इस तरह के फ्रूट्स की इंटेक रखें, वो सारी जो कमियाँ हैं वो पूरी कर देंगी? आप सुन पा रही हैं ईशल? बिल्कुल, हमें भूख नहीं लग रही होती और उसकी यस ठीक है, वाटर लॉस हो जाता है हमारी बॉडी से। तो उसमें क्या होता है कि हमारे ऑयल्स, जितने भी ऑयली या फैटी फूड होता है, वो हम लोग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से हमें फर्दर एपेटाइट हमारी नहीं बढ़ रही होती और हमें भूख नहीं लग रही होती। तो हमें ऑयल्स और जितना भी ऑयली फूड है, जितना भी फैटी फूड है, यानी कि डीप फ्राइड जो हमारे फ्राइड नगेट्स हैं या फिर चिकन है या फिर इस तरह की जो भी डीप फ्राइड चीजें हैं जिनमें बहुत ठीक है, इनसे गुरेज करना चाहिए। और खास तौर पर जो हाइड्रेटेड रखें आपकी बॉडी को, उस तरह की ड्रिंक्स और फूड्स जो है उनका इंटेक करना चाहिए। बहुत शुक्रिया ईशल। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद। इस हिस्से में बहुत सारी बातें करने वाली हैं। स्पेशली हम ई बाइक्स पर बात करेंगे। पंजाब हुकूमत जो एक नया मंसूबा लेकर आ रही है, इसके अलावा आपको फुटबॉल से भी मिलवाएंगे। लेकिन अभी शामिल करेंगे सेगमेंट माइंड मैटर्स, जहां आज बात हो रही है कारी फजल वहाब से, जिन्होंने सब्ज इनकलाब बर्पा किया है। क्या गुफ्तगू हो रही है, आपको सुनवाते हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। मेरे साथ एक माइंड बैठा है, कमाल शख्स हैं, कमाल इमाम मस्जिद है। एक नौजवान लड़के ने 50 रुपए जो है वो माँ से लिए कि उसको दरख्तों के जाने का खौफ था, दरख्तों से मोहब्बत थी, आसपास दोस्तों से पैसे इकट्ठे किए, 600 रुपये इकट्ठे हुए और उसके बाद एक इनकलाबी किस्म की तहरीक ने जन्म लिया। लेकिन ये तहरीक सिर्फ एक शख्स पे मुश्तमिल है, आज भी एक शख्स पे मुश्तमिल है। लाखों दरख्त लगा चुके हैं। मिंगोरा इस पूरे रीजन के हीरो हैं। इस तरह के हीरोज़ जो हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर जब आप तलाश करने लगते हैं तो नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं। अनसंग हीरोज़ होते हैं, उनको किसी को पता ही नहीं होता कि कोई फ़र्द जो है वो अपने तौर पे इतने बड़े काम कर रहा है। इमाम मस्जिद हैं, बहुत खूबसूरत शख्सियत है, लाखों दरख्त जो हैं वो लगा चुके हैं। बहुत सारी अपोजिशन को फेस, आप हैरान हो रहे होंगे कि इस तरह के नेक काम में भी अपोजिशन होती है, यही बताएंगे। लेकिन ये कहानी जो है एक शुरू कहाँ से होती है कारी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी कहानी 2011 से शुरू है कि मैं इस वक्त एक्सप्रेस अखबार पढ़ता था बड़े शौक़ से। उसमें एक मज़मून आया था, बाहर किसी मुल्क का एक ख़ातून था, उसके हालात ज़िंदगी में पढ़ रहा था। तो उसमें लिखा था कि ये ख़ातून अपनी सहेलियों के साथ कुछ इस तरह के दरख्त लगाते हैं और फिर उनकी नशोनुमा करते हैं। और फिर उन्होंने एक जदोजहद की कि अपने मुल्क के कानून में इस तरह की एक तब्दीली लाए कि उनके मुल्क में अगर कोई एक दरख्त काटेगा तो 10 दरख्त लगाएंगे भी। तो ये जो मेरे लिए यही बात मेरे लिए नुक्ता था और यहाँ से मैंने आगाज़ किया कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान में तो 100 दरख्त भी काटे जाते और एक दरख्त भी नहीं लगाया जाता। इसी वक्त से मेरे दिमाग में ये आइडिया आई। फजल साहब, उस वक्त तो आपकी उम्र, आप अभी भी खैर नौजवान है, मतलब उस वक्त तो बिल्कुल ही तो मेरे ख्याल से उस वक्त मेरी उम्र 22 साल थी। तो उस वक्त मैं सीधा घर चला गया, अपनी अम्मी से 50 रुपये लेके अपने भाइयों से फिर बाद में जमा किया। उस वक्त मैंने 600 रुपये जमा किए और एक नर्सरी में गया, वहाँ से मैंने चंद दरख्त ख़रीदे, फलदार, सायादार, इस तरह के दरख्त ख़रीदे और अपने महल्ले में मुख्तलिफ़ घरों में जाकर वहाँ उनको ऑफ़र की कि मैं आपके घर में दरख्त लगाऊंगा, इसका साया भी आपका, ये दरख्त भी आपका, मेवा भी आपका, बस मुझे लगाने दें, बस मुझे सिर्फ जगह दे कि मैं आपके घर दरख्त लगाऊं। तो वहाँ से तहरीक शुरू हुई। पहले मरतबा हमने तकरीबन सैकड़ों दरख्त लगाए। उसमें जब कामयाबी मिली तो अगले साल और भी तादाद बढ़ाई, फिर और तादाद बढ़ाई और अब अल्लाह की फजल करम से मेरे पास जो शहर में और कब्रिस्तानों में, कार पार्किंग में और मुसाफिर अड्डों में जो दरख्त मौजूद है उसकी तादाद तकरीबन 50,000 से ज़्यादा है, जो रिकॉर्ड पर मौजूद है। और जो सूख गए हैं या वो मौसमी तब्दीलियाँ या सख्तियाँ बर्दाश्त न कर सकी तो उसकी तादाद तो उससे भी कुछ ज़्यादा है। मैंने यहाँ पे लोगों से सुना है आपके बारे में कि रात 2 बजे भी आपको देखा जाता है कि आप पौधों को पानी लगा रहे होते हैं सड़कों पे, हर जगह पे, अकेले ये मतलब इस तरह की बातें सुनी हैं। तो पेशे की लिहाज से तो मैं मस्जिद का पेश इमाम हूँ, इमामत के लिए भी टाइम देना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। तो सुबह से लेकर रात 10 बजे तक मेरी यही मसरूफियात होती है और फिर इसके बाद दरख्त लगाने और उनको पानी देने के मिशन पे निकल जाता हूँ। तो 24 घंटे टाइम में तकरीबन 3 घंटे 4 घंटे सोने को मिल जाते हैं। फिर अपने बाकी टाइम को दरख्त लगाना, उनको पानी देना, ये सब रात को करते हैं? रात को करता हूँ ये, चूँकि मेरा ज़ाती टाइम होता है। बाकी टाइम को तो मैं ड्यूटी पे होता हूँ, उसकी मैं तनख्वाह लेता हूँ, तो मुनासिब नहीं होता कि मैं उस टाइम को या दरख्त लगाऊँ या पानी दे दूँ। तो अब मैं कम ही सोता हूँ और अपना ज़्यादा टाइम। ये जो है ये जो फिज़ा घाट के सामने जो वॉकिंग ट्रैक है उसके ऊपर जो सारे वॉकिंग ट्रैक पे दरख्त लगे हुए हैं, उनके बारे में भी सुना है कि वो आपने लगाए? बिल्कुल, वो मेरे हाथ के लगाए हुए दरख्त है, ख़रीदी भी खुद है और लगाई भी खुद है। उसके लिए मिट्टी भी खुद ख़रीदी है, उसके लिए सैकड़ों गाड़ियाँ ये जो मिट्टी है वो ख़रीदी है, क्योंकि वहाँ पे ये वो पथरीली ज़मीन है और वहाँ पे इस तरह। फंडिंग का क्या होता है? तो फंडिंग का तो ये है कि लोग सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि पहले तो घर से और फिर घर की कुछ चीज़ें फ़रोख्त करके किस तरह ये मोटर और किस तरह के कुछ कीमती चीज़ें वो
चोर दरवाजे से निकाल के उसको फ़रोख्त करके ये मौसमी तब्दीलियों का जो मुकाबला करते हैं। फिर इसके बाद जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ उनको फरियाद करता हूँ कि भाई इस तरह के तो मुझे पता चला कि आपने अभी इस ईद पे जो आपकी 9 खालें आपको मिली, बिल्कुल 9 खालें मिली थी, उनको बेच के फिर आप दरख्तों के लिए आपने मोटर ले ली। मैंने उसके लिए पेट्रोल ख़रीदा है और एक जनरेटर चलाते हैं, उसके ज़रिए हम पानी देते हैं। तो मैं जितने भी दरख्त ख़रीदता हूँ या जो भी काम करता हूँ उसके जितने भी बिल्स होते हैं वो संभाल के रखता हूँ और कभी भी मौका आ सकता है और अपने पास लिखता भी हूँ। तो लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा ताउन करना चाहिए। ये करते हैं या नहीं करते हैं? करते तो ज़्यादा नहीं है। अच्छा, वो जो ज़्यादा नहीं करते उनको तो छोड़ दें, वो अब करेंगे। जब बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता कि कहाँ ताउन करना है, वो आपको मालूम हो गया। यहाँ पे मुकामी लोग बहुत सारे होंगे जो आपसे ताउन करेंगे। हम अब उस तरफ आते हैं जो ताउन नहीं करते, यानी ताउन तो नहीं करते मतलब अपोजिशन करते, यानी आपकी मुखालफत करते हैं। मैंने अभी एक आते हुए एक रोड देख रहा था तो मुझे बताया गया कि ये पूरी रोड पर आपने दरख्त लगाए और एक सरकारी इदारे ने वो सारे दरख्त जो हैं वो उखाड़ दिए। इस तरह जो आपको मुखालफत का सामना होता है, यानी आप दरख्त लगाना चाह रहे हैं और आपको ना जगह प्रोवाइड की जा रही है बल्कि आपकी किसी हद तक मुखालफत की जा रही है। मतलब इतने नेक काम में कौन मुखालफत कर सकता है? तो मुझे तो ख़ुद समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान में जो हम मौसमी तब्दीलियाँ देख रहे हैं, गर्मी की शिद्दत देख रहे हैं, सैलाब का बार बार आना देख रहे हैं, तो कौन हो सकता है इतना दाना कि वो दरख्त लगाने की मुखालफत करेगा, जगह नहीं देगा। उसकी नस्लों का सवाल है ये, उसकी बका, उनकी सांसों के भी, उनकी अपनी सांसों का, बिल्कुल सही बात। लेकिन बहरहाल मुझे तो लगता है कि कुछ इदारे ही ऐसे हैं कि जो दरख्तों के मुखालफत करते हैं, लगाने के, बढ़ने के, इस तरह मुखालफत। उनको क्या मसला? तो मेरे ख्याल से उनकी अपनी कुछ कारकर्दगी तो नहीं है, कुछ वो कहते हैं कि इंडिविजुअल क्यों करें ऐसा। तो उनके लिए ये शर्म की बात हो सकती है कि एक मस्जिद का पेश इमाम वो इतने दरख्त लगाए और उसकी वो सही सलामत मौजूद भी रहे। तो लोग उनसे भी कारकर्दगी का सवाल पूछेंगे। थोड़ी देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कर रहे थे, मुझे बहुत अफसोस हुआ। पाकिस्तान में ऐसे कितने लोग हैं, ये 0.000, अब नहीं, इस तरह के हीरोज़ जो हैं वो बहुत कम है। अब इस तरह के जो हीरो है, इसको एक सरकारी अफसर ये कहे कि मैं तुम्हें यहाँ नीचे से फेंक दूंगा, यानी अगर तुमने दरख्त लगाते हो ये वो, तो मैं तुम्हें यहाँ नीचे दरिया में फेंक दूंगा, ये इस तरह की बातें करें। इमेजिन कीजिए, ये वो जेन्युइन जो हीरोज़ हम जिनको कह सकते हैं वो कारी साहब जैसे लोग हैं, फजल साहब जैसे लोग हैं। और ये कहते हैं कि जब वो मुझे ये कह रहे थे फ़िरौनियत के लहजे में, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कहूँ। ये तो कैसी बेबसी है कि दरख्त पाकिस्तान में लगाए नहीं जा रहे, जंगलात काटे जा रहे हैं। जो इंडिविजुअल सतह पे एक फ़र्द जो है, जिसके क्रेडिट पे इस वक्त भी जो बहुत सारी जगहों पे 50,000 दरख्त हैं, जो रात को 3-4 घंटे सोता है, दरख्तों को रात को पानी देता है, रात को पानी लगाता है, रात को पौधे लगाता है, और उसकी मुखालफत, मेरा मतलब है कि कारी साहब को तो यहाँ पे सवात में गौरव में जहाँ जहाँ जा रहे होते तो लोग उनको सलूट करते, उनके हाथ चूमते और इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने न सिर्फ हमारी सांसों के लिए कर रहे हैं, हमारे बच्चों की जो हमारी नस्लें हैं उनकी ज़िंदगियों के लिए, उनकी ज़मानत के तौर पे आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। तो कारी साहब से आप तो मैं और तो कुछ नहीं कह सकता, इतने बड़े हीरो हैं, इतने बड़े आदमी हैं। सवात के जो लोग हैं उनको ताउन करना चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज़ जो है वो मैं आपके बिहाफ पे, आप जैसे हसास लोग जो इस वक्त थोड़ा सा जिनको अफसोस हो रहा है कारी साहब की ये कहानी सुन के, उनके बिहाफ पे मैं अपनी शर्मिंदगी का इज़हार कर सकता हूँ इनको, कि मैं इनको ये कह सकता हूँ या मैं इनसे माफ़ी का खासगार हो सकता हूँ। उन लोगों, यानी आप जैसे लोगों का तर्जुमान बन के ये शर्मिंदगी का इज़हार कर सकता हूँ और इनको कह सकता हूँ कि आप अपने काम ज़रूर जारी रखिए, कहीं ना कहीं सुनवाई ज़रूर होगी। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो सुन रहे होते हैं, उनको मालूम हो, वो यहाँ पे आए, कारी साहब के हवाले से तहकीक खुद करें और लोगों से पूछे लोकल के कितना बड़ा काम कर रहे हैं। इंडिविजुअल जो आम आदमी है वो कारी साहब की हेल्प करें। तो यहाँ पे जो लोग हैं इनके साथ अकेला आदमी रात को पौधे लगा रहा है और पानी दे रहा है आपके लिए और हमारे लिए। तो कारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अगर कोई हार्ड फीलिंग्स जिसको हम कहते हैं ना कि तकलीफ़ हुई है अवामी या किसी सरकारी अफसर या किसी भी हवाले से, तो मैं उन मतलब जो अच्छे लोग हैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए माफ़ी का भी खासगार हूँ और
शर्मिंदगी का भी इज़हार करता हूँ, लेकिन आप अपना काम जारी रखिए। इंशाल्लाह काम जारी रखेंगे। और एक बात तो अंदर रिकॉर्ड है कि इस तरह मुझे एक मरतबा मारा पीटा गया 5 बंदों के ज़रिए से, और फिर मुझे जेल के सलाखों के पीछे भी धकेल दिया गया, सिर्फ दरख्तों की से मोहब्बत की पादाश। नहीं, वो क्या, वो नहीं, वो कहते क्या थे कि क्यों? बस कुछ लोग नहीं चाहते कि यहाँ उनको असल मसला तो वही होगा ना, क्या मसला? तो वो मेरे ख्याल से ये क्रेडिट के कोशिश में कि हम क्रेडिट ले लें, तो जितना भी क्रेडिट है जो भी है वो मैं उनको देता हूँ। अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये लोग मेरी मुखालफत क्यों करते हैं। मैंने न किसी से कुछ मांगा है, न ज़ाती मफादात मांगता हूँ, ना नौकरी मांगता हूँ, कुछ भी नहीं मांगता। मैं इनसे माली तौर पे मदद भी नहीं मांगता, और मेरे पास अपना इतना भी कुछ है अभी कि मैं दरख्त भी लगा सकता हूँ, हिफाजत भी कर सकता हूँ, सब कुछ। लेकिन मैं अपनी आवाम से बस इतना ही दरख्वास्त करता हूँ कि आप दरख्तों को तोड़े नहीं, उसके पानी की जगहों में पेशाब न करें, आग न जलाएं, और उसमें कोई इस तरह के तेज़ाब वगैरह न डालें, और दरख्तों में ये जो नाम लिखते हैं ये न करें, और कोई नुकसान हो, हमारे जो पाइपलाइन बिछाई गई है या जो हमारी जो तनसीबात है उसके लिए हमने मोटर है, और भी जो चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से हम पौधों को पानी देते हैं, उसके कभी तार काटे जाते हैं, कभी पाइपलाइन तोड़ा जाता है, तो इससे मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। अब मैं इस वक्त ऐसी पोजीशन में कि मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगता, बस मुझे अपनी हालत पर छोड़ दिया जाए। दरख्त लगाना, मुझे अगर कोई दरख्त देता है वो भी न दे, मेरे पास अपने इतने हैं कि मैं वो लगा के इंशाअल्लाह ताला सरसब्ज़ व शादाब स्वात मेरी जो तहरीक है उसमें खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल कर सकता हूँ। लेकिन एक ही दरख्वास्त है कि बस दरख्तों को नुकसान न पहुँचाएँ। बहुत एक्सप्रेसो में एक ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने सिर्फ ख्वाब नहीं देखे बल्कि उन्हें हकीकत में भी बदला। ये पाकिस्तान की शायद वाहिद खातून हैं जिनकी अपनी फ़ुटबॉल क्लब और एकेडमी है जहां लड़के और लड़कियां यकसा तौर पर फ़ुटबॉल की तरबियत हासिल करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज़ैनब मुश्ताक की, जो एक लाइसेंस याफ्ता प्रोफेशनल फ़ुटबॉल ट्रेनर हैं। 200 से ज़ायद बच्चों को जदीद और पेशावराना अंदाज में तरबियत फराहम कर रही हैं और उन्हें कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर नुमाइंदगी के लिए तैयार करती हैं। उनकी मेहनत, लगन और खेल से मोहब्बत ने न सिर्फ नौजवान खिलाड़ियों के लिए नए मौक़े पैदा किए हैं बल्कि मुआशरे में ख़वातीन के किरदार के हवाले से मस्बत सोच को भी फ़रोग़ दिया। आजकल फ़ुटबॉल का कौमी सतह पर इवेंट भी वो करवा रही हैं। मज़ीद उन्हीं से बात करते हैं, उनके सफ़र की कहानी, जो दरपेश चैलेंजेस रहे, कामयाबियाँ और पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के मुस्तकबिल के बारे में उनकी राय क्या है वो जानते हैं। ज़ैनब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, सुबह खैर, मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैनब, हम जानना चाहते हैं कि वैसे तो आप जानती हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, फुटबॉल की जानिब कितने लोग आ रहे हैं और नए नए क्लब्स खुल रहे हैं, अब आप भी एक क्लब की ओनर हैं, तो बताइएगा कि ये कितना रुझान जो है आप देख रही हैं जिसकी वजह से इन चीज़ों की ज़रूरत पैदा हो रही है? मेरे ख्याल से पाकिस्तान में क्रिकेट से और हॉकी या दूसरी गेम से ज़्यादा यूथ का जो इंटरेस्ट है ना वो फुटबॉल में है, क्योंकि वो रोनाल्डो, मेसी और दूसरे इंटरनेशनल जितने भी प्लेयर्स हैं उनको लाइक करते हैं, क्लब्स को लाइक करते हैं। मैं जब लाहौर डिस्ट्रिक्ट की कोच थी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में, तो हमने एक सर्वे किया था पूरे पंजाब में, तो उसके ऊपर हमारे पास 99% जो यूथ थी ना उसका इंटरेस्ट, चाहे लड़कियाँ थे चाहे लड़के थे, उनका फुटबॉल में ही था। और जैसे जैसे वर्ल्ड कप होता है, रोनाल्डो और मेसी की वजह से भी यूथ में, गर्ल्स में, बॉयज़ में ये इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होता है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में क्रिकेट से ज़्यादा अकेडमीज जो ग्रास रूट लेवल पर है ना वो फुटबॉल की है, वो उस पर काम कर रही हूँ। अच्छा ज़ैनब, जिस तरीके से आप बात कर रही हैं कि वाकई क्रेज़ तो होता है, और अगर हम बात करें अपनी बच्चियों की, अपनी नई जनरेशन में जो लड़कियां हैं उनका रुझान, उनका टिल्ट कितना है इस तरफ फुटबॉल की तरफ? बॉयज़ को तो हम देख रहे हैं, ख़वातीन का कितना रुझान देख रही हैं, और क्या गेम में ख़वातीन जो हैं, जो लड़कियाँ हैं, जो यंग गर्ल्स हैं, वो बेहतर हैं बॉयज़ से?
बॉयज से गर्ल्स बेहतर तो नहीं हो सकती स्पोर्ट्स में, क्योंकि फुटबॉल एक बहुत फिटनेस वाली गेम है, फुटबॉल बाय पावर है, तो लड़कियां जरा लड़कों की निस्बत इतनी स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन रुझान लड़कों जितना ही है, शौक जरूर है बहुत। अब तो खैर बहुत ज्यादा वुमेन फुटबॉल डेवलप कर गई पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा क्लब्स अकेडमीज बन गई हैं, टीम है, और बहुत सी पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट कराची में बहुत फुटबॉल है वुमेन का। तो अब पाकिस्तान वुमेन टीम भी है हमारी जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा रिजल्ट, लड़कों से अच्छा रिजल्ट परफॉर्म कर रही है। लेकिन ये कि अब हमारे पास ग्रास रूट पर और सीनियर लेवल पर, यूथ लेवल पर वुमेन की टीम्स हैं। गर्ल्स बहुत इंटरेस्ट लेती हैं, अब पहले नहीं था ऐसे, लेकिन अब जो है फेडरेशन बहुत काम कर रही है। जो अब हमारे न्यू प्रेसिडेंट आए हैं मोहसिन गिलानी साहब, वो बहुत वुमेन फुटबॉल पे बहुत काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो कोचेज हुए वुमेन्स के, कोचेज डेवलप हुई, प्लेयर्स डेवलप हुए, लेकिन ये है कि लड़कों से बेहतर के लिए अभी बहुत वुमेन को टाइम लगेगा, क्योंकि लड़के रेगुलर मैदान में होते हैं, चाहे जो मर्जी कर ले। राइट। अच्छा ज़ैनब, आप प्रोफेशनल ट्रेनर हैं, कितना आप देख रही हैं स्कोप मौजूद है जो फुटबॉलर्स यहाँ खेलने आएंगे? लड़कियां असल में ग्राउंड में इतनी रेगुलर नहीं होती। जी, आप हमें सुन पा रही हैं? आपकी आवाज नहीं आई सही क्लियर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप प्रोफेशनल ट्रेनर हैं, अब आपके पास भी एक करियर मौजूद है, आप नए फुटबॉलर्स को जो है वो तरबियत दे सकती हैं। कितना स्कोप देख रही हैं फुटबॉलर्स के लिए कि आप पाकिस्तान में मौजूद हैं? सर मैं कोच हूँ, ट्रेनर डिफरेंट होता है और कोच डिफरेंट होता है। तो ऐसा है कि मेरे पास माशाल्लाह मैंने भी DHA फेस 1 में 1 साल हो गया मेरी एकेडमी को और क्लब को रन होते हुए यहाँ पर DHA में। तो मेरे पास 200 प्लस बच्चे लड़के लड़कियां हैं, 255 प्लस है, मतलब इतनी है। और बहुत रुझान है, क्योंकि अब यूनिवर्सिटियों में भी, कॉलेजों में भी, स्कूल में भी फुटबॉल की बेस पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, पाकिस्तान में भी बाहर। तो इसीलिए फुटबॉल का तो अब रुझान बहुत ज्यादा है। मैंने अभी जैसे और एकेडमीज को भी देख लें या मेरी एकेडमीज को देख लें, बच्चों को देख लें, तो अभी समर कैंप है हमारे पास, ग्राउंड में बच्चों को खड़ा करने की जगह नहीं है। राइट। अच्छा ज़ैनब, ज़रा क्विकली बताइएगा कि जो इक़दामात हुकूमती सतह पर हो रहे हैं फुटबॉल के फ़रोग़ के लिए, वो क्या काफ़ी हैं आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है आपकी आवाज़ थोड़ी सी स्टार्ट में हुकूमती इक़दामात के हवाले से बताइएगा, काफ़ी हैं? जी, फुटबॉल की पाकिस्तान में जी देखिए, पाकिस्तान में हमारे पास जो फेडरेशन काम कर रही हैं और जो क्लब्स अकेडमीज काम कर रहे हैं, जो कोचेस जो अपने इंटरेस्ट पर हम लोग सारे काम कर रहे हैं, और इक़दामात तो काफ़ी है, बस हमारे पास जो ग्राउंड्स है ना वो नहीं है इंटरनेशनल लेवल्स की, और फेडरेशन के पास अपनी ग्राउंड नहीं है। वो स्पोर्ट्स बोर्ड की है, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की है, इस्लामाबाद स्पोर्ट्स बोर्ड की है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड्स होंगी तो बच्चों को खेलने का ज़्यादा अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि ग्रासी ग्राउंड 11 साइड की ग्राउंड पाकिस्तान में बहुत कम है प्लेयर्स के लिए। बकाया दूसरी तमाम फैसिलिटीज पाकिस्तान में, फुटबॉल पाकिस्तान में बनता है तमाम। आप जानते हैं कि बस 2 दिन बाकी हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अब पूरी दुनिया में इसका क्रेज़ जो है वो फिर से आपको दिखाई देगा, और हम भी इसे एंजॉय करेंगे, आप भी इसे एंजॉय कीजिएगा। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। बात करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट की, जिसमें मुमकिना तब्दीलियों के हवाले से अगले जो चंद दिन हैं इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। ज़रा ये बता रहे हैं कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास जुमा या हफ्ते को बुलाए जाने का इम्कान है, और इजलास में कप्तान शान मसूद की तब्दीली का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। ज़रा ये भी बता रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम की बदतरीन कारकर्दगी के बाद टेस्ट के कप्तान शान मसूद को हटाए जाने का फैसला होने का भी इम्कान है, और उनकी जगह T20 कप्तान सलमान अली आगा को क़यादत सौंपी जा सकती है। ज़रा ये भी बता रहे हैं कि मोहम्मद हफीज़ को डायरेक्टर इंटरनेशनल बनाए जाने का भी इम्कान है, जबकि टीम मैनेजमेंट में दीगर अहम तब्दीलियाँ भी मुतवक्के हैं। और ये भी वाज़ेह रहे कि बाबर आजम के टेस्ट कप्तानी छोड़ने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनवरी 2024 में शान मसूद को तवील फॉर्मेट की क़यादत सौंपी थी। तमाम तकरीबन 2.5 साल के
दौरान उनकी क़यादत में पाकिस्तानी टीम की टेस्ट क्रिकेट में कारकर्दगी इंतहाई शर्मनाक रही है और कौमी टीम ने उनकी क़यादत में 16 में से सिर्फ 4 मैच ही जीते हैं। उनकी ज़ेरे क़यादत सबसे शर्मनाक कारकर्दगी बांग्लादेश से होम और अवे दोनों टेस्ट सीरीज़ में वाइट वॉश की खिफ़त उठाना जैसी बदतरीन कारकर्दगी शामिल है, जबकि इसी दौरान शान मसूद की बतौर बैटर ज़ाती कारकर्दगी भी तनज़्ज़ुली का शिकार रही है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि सलमान अली आगा या किसी और को टेस्ट टीम की क़यादत दी गई तो क्या शान मसूद स्क्वाड में जगह बरकरार रख सकेंगे? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो उठ गए हैं, जो हमें मुमकिन क्रिकेट की तब्दीलियाँ हैं उस पर जो है हमने कहा कि कुछ दिन इंपॉर्टेंट हैं और इनमें डिसाइड होना है। अभी जो अपॉइंटमेंट नए कप्तान की होनी है उसके ऊपर भी स्पेकुलेशन है कि शायद जो है सलमान अली आगा को दी जाए, लेकिन कोई और भी हो सकता है। ये तो इजलास में जो फैसले होंगे उसके बाद ही और हम आपको अपडेट करते रहेंगे इसके हवाले से। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। जो अभी हम बात करने जा रहे हैं ना उसको ज़रा रिलेट करते हैं। जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स होते हैं वो ज़्यादा इस बात को समझ भी सकेंगे। वो ये कि जब आप इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं तो वहाँ जाकर आपने जब घूमना फिरना होता है अपनी मर्ज़ी से आसानी से, तो आप कुछ ऐप्स होती हैं जिन्हें डाउनलोड करते हैं जो आपके लिए आसानी का बाइस बनती हैं। जिस तरीके से आपको कुछ ई बाइक्स होती हैं वो आप रेंटल सर्विसेज पर हासिल करते हैं और उसके बाद अपनी मर्ज़ी से घूमते फिरते हैं, उन्हें चार्ज करते हैं और जो ऐप है उससे आपको मदद मिलती है अपना पॉइंट ढूंढने में कि कहां से आप ये बाइक लेंगे और उसके बाद कैसे आप ट्रैवल कर सकते हैं। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ होने जा रहा है? तो मैं आपको ये खुशखबरी सुनाना चाहूंगी एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से कि जनाब पाकिस्तान में पंजाब में ऐसा होने जा रहा है। एक मुनफरिद और शानदार बल्कि ज़बरदस्त मंसूबा है ई बाइक्स रेंटल सर्विसेज का। वज़ीर आला पंजाब के ग्रीन मोबिलिटी विजन के तहत सूबे में माहौल दोस्त और जदीद सफरी निज़ाम जो ई बाइक्स रेंटल सर्विसेज है वो मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है। और इस मंसूबे के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो इसके पहले मरहले में लाहौर में 10,000 ई बाइक्स शामिल की जाएंगी, जबकि शहर भर में 300 जो डॉकिंग और चार्जिंग स्टेशन है वो कायम किए जाएंगे। तलबा, मुलाजमीन, आम शहरी उन सब के लिए कम लागत जदीद सफरी सहूलत जो है वो फिर मैसर आएगी। शहरी मोबाइल ऐप के जरिए जिस तरह मैंने आगाज़ में आपको बताया ई बाइक हासिल कर सकेंगे। पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी डॉकिंग और चार्जिंग स्टेशंस के लिए जगह फराहम कर रही है। शहरी अहम रहायशी और कमर्शियल इलाकों से करीबी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉइंट्स तक आसान रसाई हासिल कर सकेंगे और इस मंसूबे से लाहौर में सालाना हज़ारों टन कार्बन अखराज में कमी मुतवक्के है, जो हम सब चाहते हैं कि ऐसा हो और फाइनली इस पर काम हो रहा है। इससे शहर में फ़ज़ाई आलूदगी और स्मॉग पर काबू पाने में हमें मदद मिलेगी। ई बाइक सर्विस से ट्रैफिक दबाव, ईंधन अखराजात और माहौलियाती जो आलूदगी है उसमें नुमाया कमी आएगी और ख़ास तौर पर स्मॉग जो हमारा दुश्मन है उससे हमें आलूदगी में कमी लाने के लिए जो मंसूबे हैं ये मुतारिफ करवाए गए हैं। और इस पर हमने बात करनी है। इंतहाई पर्टिनेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब नूरुल अमीन मेंगल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। मेंगल साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हमने देखा ये निज़ाम बाहर मौजूद होते हैं, बहुत सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद होती हैं, इसके बावजूद ऐसी ई बाइक्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, सिंपल बाइक्स वहाँ पर अवेलेबल हैं जो एक डॉकिंग स्टेशन से आप दूसरे डॉकिंग स्टेशन तक इस्तेमाल कर सकते हैं और एक जगह से पार्क की हुई आप ऐप के ज़रिए लेते हैं बाइक और दूसरी जगह जाके पार्क कर देते हैं। तो ये ज़बरदस्त मंसूबा आप कब इसको जो है इसको कंसीव किया गया, कब प्लानिंग हुई इसकी और इस एग्जीक्यूशन में इस पायलट प्रोजेक्ट में क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, एक तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो पॉलिसी है ओवरऑल उसमें जो स्मोक है, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो इनकी पॉलिसीज़ हैं वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है। दिस इज़ वन ऑफ दी मैनी जो इनिशिएटिव जो कि वो हम कर रहे हैं और इसमें काम हम 2-3 महीने से हम कर रहे थे। अभी इसको हम क्लिंच कर गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें पहले मरहले में जिस तरह आपने फरमाया कि 10,000 ई बाइक्स हैं जो कि हम लॉन्च कर रहे हैं और ये स्पेशली मैं स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है कि वो जब अपनी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने जाना है फ्रॉम मेट्रो स्टेशन और फ्रॉम बस स्टेशन और फ्रॉम एनी प्लेस जो कि डॉकेट जो उनके घर के करीब है, तो वो तकरीबन जो रिक्शा वाला आपसे कोई लेट से 400-500 रुपये ले रहा है तो ये उसके 1/4 और इस प्राइस पे जो है ना ज़बरदस्त। दूसरा ये कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। अभी देखिए हमारा सबसे बड़ा मसला यहाँ पे स्मोक है। लाहौर में 13 मिलियन आबादी है और 3-4 अगरचे गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है उस पर और आप देख भी रहे हैं कि स्मोक पिछले साल से मतलब बेहतरी आ रही है उस पर।
तो उसमें पायलट हम इसको कर रहे हैं 10,000 से, लेकिन हम साथ साथ पैरेलल दूसरे पे भी काम करें जिसमें 50,000 बाइक्स हैं जो कि हमने लाहौर में इसके फ़ेज़ 2 में। ठीक है। और दूसरा जो है ये जो पंजाब के बाकी 5 बड़े शहर हैं उसमें भी हम उसके साथ भी पैरेलल काम करें। तो वो इसमें मज़े की बात ये कि जो हमारा कोई ख़र्चा नहीं है गवर्नमेंट पंजाब का, इंटायरली बाहर से फ़ौरन। और ये जेवी है जो कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। पहले फेज़ में 10 अरब रुपए हैं जो वो लगा रहे हैं, फिर दूसरे में ज़्यादा पैसे लगाएंगे। बाइक्स इनके इंश्योर्ड हैं और CCTV कैमराज हैं, ऐप है, वो जो आप बाहर जाके देखते हैं उस चीज़ को हम यहाँ पे तजर्बा कर रहे हैं। थोड़े बहुत इसमें लोगों कहेंगे जी ये चोरी हो जाएगा, वो होगा, मैंने कहा वो चीज़ें बिल्कुल होंगी, लेकिन फिर दरमियान में पंजाब की पुलिस भी है। एग्जैक्टली और वो अभी तो हमें बहुत एक्शन में भी नज़र आते हैं, इसीलिए ज़रा बड़ा ज़बरदस्त लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ हुआ है। अच्छा सर, एक आम आदमी के लिए हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें कि ये जो ई बाइक्स हैं इनको किस तरीके से ऑनलाइन ऐप से बुक किया जाएगा, स्टेशंस जो हैं वो कहाँ कहाँ मिलेंगे। ये एक मुकम्मल तौर पर डिजिटल तरीक़ेकार ही होगा, डेफिनेटली इसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं है। कि हमारे सिंपल एक ऐप आपने डाउनलोड करना ठीक है, उसमें वो आपकी आइडेंटिटी और वो आपकी तमाम डिटेल्स वो ले लेते हैं। अच्छा, उसमें फिर आपने बताना है कि जी मैंने इधर से यहाँ पे सफ़र करना है, तो वो आपका जिस तरह गूगल मैप पे आपका आ जाता है कि जी इसका दौरानिया इतना है और इसमें आपको पैसे वो चार्ज करेंगे, आप वो एग्री करते हैं। आपको कोई QR कोड आएगा और या फिर आपके मोबाइल नंबर पर कोई कोड आएगा, वो आपने एंटर करना होगा, आपने बाइक इस्तेमाल करना है और जहाँ पर आपने और इसकी ऑनलाइन पेमेंट होनी है। ठीक है, अभी चूँकि सारे उस तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो जहाँ आपने पहुँचना है वहाँ पे वो आपको चार्ज करेगा ऑनलाइन, आपने दोबारा उसको लॉक कर देना है फॉर दी सेकंड कस्टमर। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल, ये तो प्रैक्टिस्ड है। यहाँ पे पहले इनिशिएटिव ले नहीं रहा था, अब चीफ मिनिस्टर पंजाब, तो आपको पता है ई बाइक्स हैं जो उन्होंने स्टूडेंट्स को दी हुई हैं, ई टैक्सीज़ यहाँ पर चल रही हैं, ई बसेस चल रही हैं। तो ये मैं अभी आते हुए अपने स्टाफ से बात कर रहा था, मैंने कहा ये जो 55 लाख जो मोटरसाइकिलें और चींचियाँ जो यहाँ पे ये देख रहे हैं फ्यूम्स जो है ना, ये जो कंजम्पशन है, ये एक खामोश इनकलाब है। ये लोगों में शऊर आ जाए और ये अपनी ये जो आप देखें जंग के बाद पेट्रोल की हालत कहाँ से कहाँ है, तो वी हैव टू गो शिफ्ट टू दीज, ये एक एनर्जी शिफ्ट ही है मंगल साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है जी। मुझे ब्रीदिंग के इश्यूज़ होते हैं, मैं जो है ना जब ये बहुत ज़्यादा स्मोक हुआ करता था तो मुझे था कि यार ये तो लाहौर इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट टू लिव एक्चुअली, तो हमें लाहौर का ख्याल रखना है। और दूसरा जो CM का एक और है पैकेज, वो है लंग्स ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट, जो कि हम लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह मानसून में। उसमें 22 लाख के करीब हम दरख्त लगा रहे हैं। अच्छा, दरख्तों का साइज़ 8 से 10 फुट है, मतलब इसमें जो मज़े की बात ये कि हम छोटे छोटे दरख्त लगा रहे हैं कि जी वो बना हुआ 5-6 बड़े फलदार फूलदार लोकल स्पीशीज़, और रिंग रोड की इर्द गिर्द जितना राइट ऑफ है उसके लेफ़्ट राइट पे जो है वहाँ पे वो हम इंशाल्लाह भी मानसून में हम शुरू कर रहे हैं, और वो 22 लाख दरख्त बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए इस तरह की चीज़ों को, अगर वो आपके हक़ में बेहतर जा रही हैं, आपके लोगों के हक़ में बेहतर जा रही हैं। सारे मंसूबे हम देख ही रहे हैं, अपनी आंखों से विटनेस कर रहे हैं। इस मंसूबे की अगर बात करें तो सबसे पहले ये बताइएगा कि ये बाइक्स क्या सरकारी होंगी या निजी कंपनी की बाइक्स? ये निजी कंपनी की है, उनकी प्योरली उनकी इन्वेस्टमेंट है, हमने उनको स्पेस देना है जो कि एग्रीमेंट है। अच्छा, दूसरा इसमें कार्बन क्रेडिट्स का भी जो है ना वो शेयर हम डिटरमिन कर रहे हैं कि इसमें कार्बन क्रेडिट्स भी जो है ना वो हम शेयर गवर्नमेंट पंजाब को जाए, और वो हम आज हमारी 2 बजे मीटिंग है, इंशाल्लाह आज हम उसको फाइनल क्लिंच कर लेंगे। दे हैव एग्रीड, पहले वो नहीं कर रहे थे लेकिन अब दे हैव एग्रीड कि हम गवर्नमेंट पंजाब को कार्बन क्रेडिट्स का शेयर देंगे। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन, हमारी इसमें इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। दूसरा, अगर हम कोई छोटा सा स्पेस उनको दे देते हैं फॉर द डॉकेट, उनको उठा के थोड़ी लेके जाने कहीं पर, वो इट्स अ विन विन सिचुएशन। और मैं नहीं समझता कि इसमें हमें कोई और वी होप कि दिस इंशाल्लाह, क्योंकि सर ये जो प्रोजेक्ट है ये वाकई इट्स वेरी हेल्पफुल, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स। पहले हमें आपने जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडेड नहीं थी, फिर आपने यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी करवाया, जो भी पब्लिक के प्लेसेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पार्क्स हैं, और आपके जो है ना जो आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि बच्चों के लिए तो नहीं होना, यू हैव टू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस फॉर दिस, यू हैव टू वेयर अ हेलमेट फॉर दिस, एग्जैक्टली, यू हैव टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वो सारी वो बहुत मैंडेटरी है। तो सर जो दीगर जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स हैं जिसके तहत मुख्तलिफ टूर्स भी हो रहे हैं, फॉरेन डेलीगेशंस भी आ रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा भी गई हुई थी, तो उनके हवाले से बताएं जो पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है। देखिए, जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट
जो एक थैंकलेस काम होता है जिसमें कोई गवर्नमेंट हाथ नहीं डालती है, वो है सीवेज का काम। जो दिखाई नहीं देता बेसिकली, वो दफन हो जाता है 3 महीने बाद, पता ही नहीं चलता जी डाला किसने, तो इफ्तिताह किसने किया, तो था क्या, किसी ने डाला नहीं डाला। अच्छा, वो सारी चीज़ें जो है ना, ये बड़ा थैंकलेस और बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, चीफ मिनिस्टर, शी इज़ आई मीन वो जो पंजाब डेवलपमेंट पैकेज है वो 510 अरब रुपए का सीवेज की अपग्रेडेशन का जो है वो उनका पैकेज है, जो कि तारीख में पहले कभी किसी ने इतना इन्वेस्ट नीचे नहीं किया ज़मीन की नीचे। बाहर सड़कें बनी होंगी, फ्लाईओवर्स बने होंगे, बाकी जो कि विजिबल हैं, जो शो केस आप कर सकते हैं, ये जो उन्होंने किया है ये पहली दफ़ा हुआ है। अच्छा, इसका पब्लिक हेल्थ पे बड़ा जो है ना डायरेक्ट इम्पैक्ट है इसका, कि आपको बर्डन ऑफ डिजीज़ ने कम करना है। और ये इसमें 300 अरब रुपए हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट कर रही है, 56 शहरों में उनकी सीवेज को अपग्रेड कर रही है, और जो 15 बड़े शहर हैं उसमें वासाज जो कि पहले 5 शहरों में थे अब 41 में चले गए हैं। और वासाज का ये है कि ये काम ही नीचे वाला करते हैं सारा, ठीक है, इनका काम ही लेटरल सीवर से शुरू होता है, बिल्कुल सेकेंडरी सीवर, ट्रंक सीवर, डिस्पोजल स्टेशन पे ये सारा गंद बला ये जाके निकालते हैं। मेंगल साहब, बात तो दुरुस्त है, क्योंकि अक्सर जब बारिशें होती हैं और पानी खड़ा हो जाता है तो उस वक्त की सूरत हाल में ये कंप्लेन की जा रही होती है कि हुकूमत कोई काम नहीं कर रही है। देखिए, बट अभी विजिबली हम देख सकते हैं जो बड़ी मेन रोड्स है जहाँ पर ऑलरेडी पहले जब मानसून स्टार्ट होता था, इचरा, कलमा चौक, फिरोजपुर रोड, ऐसी जगहों पर पानी जो है वो बहुत बहुत दिन तक भी खड़ा रहता था और बड़ी लोगों को दिक्कत भी होती थी। बट वी कैन सी कि वहाँ पर अब काम हो रहा है, सीवरेज के जो बड़े पाइप्स हैं और वो सब कुछ डाला भी जा रहा है, और इस पर जो मैडम सीएम है उनकी खास नजर है। एग्जैक्टली, मानसून भी आ रहा है, उससे पहले जो तैयारी है हमारे पास इस दफ़ा बड़े पूरी, मतलब मेरी अभी 32 साल सर्विस है, लेकिन पहली दफ़ा कोई एक बड़ा कॉम्प्लेक्स और बड़ा चैलेंजिंग काम जो है ना हमें चीफ मिनिस्टर ने दिया है, वो कि जो आप मानसून से पहले जो है ना ये जितने क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं आपकी ये आप मुकम्मल करें। अच्छा, इसमें अभी दो दफ़ा ईदें आई हैं हमारे पास। अच्छा, उसमें लेबर गया, लेबर आया, वो एक मोमेंटम जब ब्रेक होता है उसको बिल्ड करने में दोबारा, फिर दरमियान में रोज़े आए, उसमें वर्किंग आवर्स, फिर उसके अलावा बारिशें दरमियान में आती रही हैं आपके सामने, फिर जंग छिड़ गया, मतलब जो हमारे पेट्रोकेमिकल जो रॉ मटेरियल इनपुट था। बट अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा कंपोनेंट है हाउसिंग डिपार्टमेंट का, वो हम 80% तक हम ले आए हैं। डेली 1% हमारी प्रोग्रेस है। काम बहुत मुश्किल है, मतलब 30-30 फुट नीचे जाके सीवर डालना, फिर वो जो सरिया ले डाउन करना, उसकी क्योरिंग है, जो ट्रंक सीवर्स डालने हैं उन्होंने, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स जॉब एक्चुअली। सड़क नहीं है कि जी सुबह है शाम तक बन गई, ऐसा नहीं है। तो वो वी आर वर्किंग 24 आवर्स 24/7। जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स या जो हमारे वासाज जो 12 घंटे काम करते हैं वो हमारे रेड जोन में हैं, जो 18 घंटे काम करते हैं वो येलो जोन में हैं, जो 24 घंटे काम कर रहे हैं उनको हम ग्रीन जोन में रखते हैं। ट्राई कि मानसून से पहले ये हो जाए ताकि लोगों की इंशाल्लाह करते हैं कि जल्द से जल्द इसका काम जो है मुकम्मल कर लें आप, और विश यू बेस्ट ऑफ लक उसके लिए भी, और काम जो है आपका वाज़ेह तौर पर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस जनाब। इसी के साथ हम मेंगल साहब के तो मशकूर हैं कि वो स्टूडियोज़ में आए और इतने ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, उन पर हम उनसे बात कर रहे थे। अभी हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।